Hello dear students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, I hope you all are well at your home. Now we are going to discuss our 5 chapters simultaneously for class 12, that is chapter number 1, 2, 5, 6 and 7. I hope you all have seen your videos very well and understood the chapter clearly. Now let's revise these chapters. The first chapter is about the management and the concept of management. Now what is the management? It is a process of getting the work done through the others. देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बोला जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, दोनों को ही क्या करने पड़ते हैं, टॉप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो पर्सन मैनेज कर रहा है, डेफिनेट सी बात है वो कहाँ पर आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और जो उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, उसको क्या करना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसको कर कौन रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। किसकी डायरेक्शंस पे किए जा रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसीलिए बोला जाता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। Now the next thing is the characteristics of the management, or we can say the features of the management. First one is management is goal oriented process. Now what is goal oriented? As we know, all the targets of the organizations are decided by the top management. All the plannings are done by the top management. So all the organization is working to achieve that particular objectives. तो एक set of targets होते हैं जो हमें achieve करने पड़ते हैं organization में, इसीलिए बोला जाता है ये क्या है, एक goal oriented process है। Next thing, it is all pervasive. Now what is pervasive means it has to be followed by all level of management, whether it is by top management, middle level management or by the lower level management. Now the top level management has to do the planning, they has to discuss with all the top level managers. If we talk about middle level, they have to discuss with all the middle level managers, that is sales manager, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, उन सारे लोगों से क्या करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट करता है, भाई जो इंस्ट्रक्शंस उनको रिसीव हुए उसको उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो मैनेजमेंट किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। Third thing is it is multi-dimensional. Multi-dimensional means it does not depends on particular type of organization. Means क्या होता है, मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट की हमने बात करी, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है। दूसरी चीज़ कितनी कम से कम कॉस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें डिसाइड करना है। लास्ट थिंग इज कि भाई जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो तो कहाँ कहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन का गुड्स सेल किया जाएगा। तो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड करनी पड़ती है। Now the third thing is the functions of the management. As we know, we have categorized the functions of the management into 5 parts, that is planning, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ना प्लानिंग, अगर प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है जब हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो बिजनेस करेंगे किस चीज़ का, वो डिसाइड करना है। उस बिजनेस के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो डिसाइड करना है। कैपिटल कहाँ से अरेंज होगी, वो डिसाइड करना है कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, क्या हमें पूरी कैपिटल खुद से लगानी है या फिर हमें कैपिटल कहीं से लोन लेनी है, बोरो करनी है, वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जब टारगेट डिसाइड करेगा टॉप मैनेजमेंट तो टारगेट्स कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी डिसाइड करना है। अगर प्लानिंग आपने प्रॉपर्ली कर ली तो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ दी एक्टिविटीज, मींस कौन सी चीज़ हमें फर्स्ट लेवल पे करनी है और कौन सी सेकंड लेवल पे एंड सो ऑन। लेकिन साथ में साथ ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। मींस अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू अवर एक्टिविटी हम क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक एक्टिविटी होती है, जैसे परचेजिंग एक एक्टिविटी होती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक अलग टाइप की एक्टिविटी है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात की जाए एक बैंक में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे आपको लोन चाहिए उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, आपको कैश डिपॉजिट कराना है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। तो वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर अपना काम कंप्लीट करवा सकते हैं। थर्ड थिंग इज स्टाफिंग। इन द स्टाफिंग वी रिक्रूट द इंडिविजुअल। जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं? स्टाफिंग के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो मैनेजर आने वाला है, जो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, वो इतना कैपेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। इसके लिए अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं और उन टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज बेसिकली गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज व्हाट दे हैव टू परफॉर्म। जब हमने उनको डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज कर दिया तो उनको क्या दे दिए जाते हैं? टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि आपको अब आपके इस पूरे डिपार्टमेंट को ये टारगेट क्या करना है? अचीव करना है। एंड लास्ट थिंग इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली एक विजिलेंस प्रोसेस होता है जो टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट रखता है अपने लोअर लेवल पे। वहाँ पे ही देखा जाता है कि भाई जो टारगेट हमने दिए वो प्रॉपर्ली अचीव हो रहे हैं या हमारी प्लानिंग और हमारी जो एक्चुअल रिजल्ट्स निकल कर आया, क्या उसमें कुछ डेविएशंस हैं, क्या कुछ रिजल्ट्स नहीं अचीव हो पाए और उनके रीजंस क्या हैं। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं वो प्रॉपर्ली हो पाए या नहीं हो पाए, और अगर कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उन डेविएशंस को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ we will discuss our second chapter. It is also related with the management. As we know, all the management process are categorized on the basis of certain principles. अब इस चैप्टर की बात की जाए तो बेसिकली हमने दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इज फ्योल एंड सेकंड वन इज टेलर। फ्योल एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे एंशिएंट मैनेजमेंट के बारे में समझाया था। उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके बारे में हमने समझा था। तो 14 प्रिंसिपल्स क्या थे? पहली चीज़ तो आती है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो रहा है उन सभी लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। हार्मनी में सब लोग मिलजुल कर काम करें, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए किसी के बीच में। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इसका मतलब कि भाई हर एक पर्सन का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या बनती है कि भाई अगर जो भी ऑप्शंस हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय हमें सजेशंस दे रहे हैं, उन सजेशंस में बेस्ट हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने दिए, उसमें क्या समझाया गया कि भाई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे सामने ये चीज़ आती है कि भाई जब प्रिंसिपल्स दे दिए तो क्या हमें उन्हें रिजिडली फॉलो करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें उनको बिल्कुल भी रिजिडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज में चेंज हो गया या कोई भी सर्कमस्टेंसेज में चेंज हो गया तो हम उन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल्स बिल्कुल भी रिजिड नहीं। तो जब हमने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तब ये पढ़ा था ये फ्लेक्सिबल नेचर के होने चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि ऐसे नेचर जिनको हम टाइम टू टाइम क्या कर पाएं? चेंज कर पाएं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग। एज वी नो ऑर्गेनाइजिंग और डिपार्टमेंटलाइजेशन इज वन एंड द सेम थिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है। अरेंजमेंट कैसे? कि भाई कौन सी एक्टिविटी हमें इनिशियल लेवल पे करनी है और कौन सी एक्टिविटी हमें सेकेंडरी लेवल पे करनी है। दूसरी चीज़, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज कर दिया तो डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज करने से हमें एक बेनिफिट मिल गया कि जब टारगेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को देखा जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। Now what are the functions of the process of the organization? अगर प्रोसेस की बात की जाए ऑर्गेनाइजिंग की तो इसके लिए कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसेस को डिवाइड करेंगे। मींस जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उनको सिमिलर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब फाइनेंस से रिलेटेड जो पूरी एक्टिविटीज़ है फॉर एग्जांपल उसको क्या किया जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग कैटेगराइज कर दिया जाएगा ताकि जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पता ही लगाई जा सके और कितने एक्सपेंडिचर हमारे हुए हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। सेकेंड चीज़ आती है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जब हमने किसी भी डिपार्टमेंट को कैटेगराइज कर दिया तो अब क्या करेंगे? उनको ड्यूटीज़ का असाइनमेंट किया जाएगा। इसका मतलब कौन सा डिपार्टमेंट
क्या काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब कौन सा इंडिविजुअल किस बॉस को रिपोर्ट करेगा और कहां से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा, वो भी क्लियर होना चाहिए। ये चीज हम ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हर एक इंडिविजुअल को बता देंगे कि ये आपका अल्टीमेट बॉस रहेगा, इससे ही आपको इंस्ट्रक्शंस रिसीव करने हैं और अल्टीमेटली जो भी आपको चीज डिस्कस करनी है आपको इन्हीं से डिस्कस करनी होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस, नाउ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस की बात की जाए तो जनरली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर को सुपरवाइज करते हैं उसकी प्रोग्रेस के लिए, कि भाई ये जो इंडिविजुअल है अगर हम इसको काम देते हैं तो क्या ये टाइम पे टारगेट्स अचीव कर पाता है, क्या ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्या हम इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन अपने टारगेट्स को टाइम पे अचीव कर पाता है उसी को क्या दिया जाता है, प्रमोशंस दिए जाते हैं, सैलरी उसकी इंक्रीज की जाती है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स एक ऐसा इंडिविजुअल जो आपको गाइड करेगा। लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको काम करने की सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो आपको गाइड करता है टाइम टू टाइम कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। हियर वी गिव्स वेरियस टाइप्स ऑफ एप्रिसिएशंस टू इंडिविजुअल्स टू बूस्ट अप देयर मोरल। मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन आता है या फिर फॉर एग्जांपल आप भी कोई काम करते हैं कभी, तो आप जब उस काम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। जैसे आप अभी 12th क्लास में आए, आपको लगा कि यार 12th क्लास से लास्ट ईयर है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने, लेकिन जैसे जैसे हम मिड ऑफ द सेशन आते हैं आपके ऊपर स्टडीज़ का बर्डन आता है, आपका जो मोरल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो ये चीज़ क्या हो गई कि भाई जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपने डिसाइड किया, अगर आपका मोरल बूस्टअप नहीं होगा तो आप टारगेट्स अचीव करने में या तो कुछ कमी रह जाएगी, तो जो परसेंटेज आपने एक्सपेक्ट की होती है वो परसेंटेज आप अचीव नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में आपको मोटिवेट, जैसे आप लोगों को मेरिट कार्ड्स दिए जाते हैं, आप लोगों को एप्रिसिएशंस दिए जाते हैं, आप लोगों को ट्रॉफीज दी जाती हैं, वो किस लिए दी जाती है, वो इसी वजह से दी जाती है ताकि जो आपका मोरल है वो बूस्टअप रहे और जो टारगेट्स आपने सोचे थे वो टारगेट्स आप अचीव कर पाए। लास्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज। जनरली होता क्या है, जब आप लोग भी बैठे हैं फैमिली के साथ या कुछ भी चीज़ डिस्कस की जाती है तो हर एक इंडिविजुअल अपने अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। आइडिया से क्या होगा कि हमारे पास नए नए सजेशंस आएंगे। सजेशंस आने के बाद क्या हो सकता है, एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हो जाएंगे और उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और रिक्रूटिंग द एम्प्लॉयज। देखो क्या होता है, हर पर्सन की जॉब क्वालिफिकेशन, हर पर्सन का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया जाता है, लोगों को रिक्रूट किया जाता है। अब कुछ प्रोसेस तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के होते हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पे हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया, न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को एडवांस में ही रिक्रूट कर लेती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर इमीडिएट बेसिस पे कोई बंदा छोड़ के जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आज की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया जाता है। अगर स्टाफिंग प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस आता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है। सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। अब बेसिकली बात की जाए एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो पर्सन आ रहा है, जिस पोस्ट के लिए हम उसको रिक्रूट करने वाले हैं, उसके लिए उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है या फिर नहीं। और अगर उस पर्सन के पास नॉलेज नहीं है तो क्या उसको ट्रेनिंग देकर उतना कैपेबल बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। Now the next thing is span of management. Now what is span of management? It is a process that how well and superiors manage all the subordinates. एक superiors अपने नीचे वाले लोगों को कितनी efficiently या effectively manage कर पाता है, वही process क्या होता है, span of management. अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बढ़ेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, सुपीरियर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्सन की लोगों को मैनेज करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है।
ठीक है, एक जना 10 लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाता है, लेकिन अगर हमने वो डबल कर दिया, 20% को रख दिया, तो वो हो सकता है उनको इफेक्टिवली मैनेज ना कर पाए। तो एक पर्सन, ये चीज़ देखा जाता है कि अगर हम एक सुपीरियर को रख रहे हैं तो कितना इफेक्टिवली वो लोगों को या फिर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। Now, if we talk about the organizational structure, we can categorize it into two parts, that is functional structure and the divisional structure. Functional are on the basis of functions performed by the organization. जैसे कि हमने बात करी थी सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में, परचेज डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेसिस पे या एक्टिविटीज के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है तो दैट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। And if we talk about the divisional structure, it is based on the product. How many products a particular organization is manufacturing. जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था ITC इंडियन टोबैको कंपनी। जैसा कि आप जानते हैं कि सनफीस्ट और जितने भी क्लासमेट्स वगैरह आते हैं ये ITC का प्रोडक्ट है। लेकिन जब ITC एंटर हुई थी मार्केट में तब उनका जो टोबैको प्रोडक्ट्स थे उसमें वो लोग डील करते थे। वहाँ पे क्या था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। अब कंपनी ने बोला कि भाई रेवेन्यू हम लोग अर्न कर रहे हैं लेकिन एक लेवल पे आकर रुक जाने वाला है। लोग बागों का टोबैको कंजम्पशन, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि टोबैको कंज्यूम मत करो, तो उस वजह से हो सकता है हमारे बिजनेस इफेक्ट हो और एक लेवल पे आकर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, सर्टेन लिमिट हो जाए। तो हमें क्या करना है, दूसरे मार्केट में भी एंटर होना पड़ेगा। तो उसके बाद कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लिया और कंपनी किस में आ गई, अपने ग्रोसरी आइटम्स में या अपने जितने भी आप आटा, आशीर्वाद आटा आप यूज़ करते हैं, आप सनफीस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो सारे किसके हैं, ITC के। उसके बाद कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कंपनी दूसरी और तरफ डाइवर्स हुई, उन्होंने स्टेशनरी मार्केट को कैप्चर किया। अब इस चीज़ से होता क्या है कि अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो अगर आपकी एक यूनिट प्रॉफिट नहीं दे रही तो आप उसको अपनी दूसरी यूनिट से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एज वी नो वेयर ऑल द प्रोसेस आर सेट। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम को करने का एक सर्टेन प्रोसीजर होते हैं, तरीका होता है, वही चीज़ क्या होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बात करें कि अगर कोई भी ऑफिसेज या कोई भी उनकी हिस्ट्री देखी जाए या कुछ भी प्रोसेस देखा जाए तो उसमें क्या पता चलता है कि भाई अगर किसी भी सबऑर्डिनेट को अपने डायरेक्टर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कैसे, पहले उसे अपने अल्टीमेट सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा, वो सुपीरियर आपकी बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो जब एक हिरार्की सेट की जाती है तो वो चीज़ क्या होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको वो वही हिरार्की क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। Next thing is informal organization where there is no set pattern. We can communicate to any individual. There is no categorization of the duties and the responsibilities of the individual. Anyone can communicate with any individuals. There is no set criteria. Next thing is delegation. जब बात की जाए, हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। Decentralization is a process of giving the power to individual to take the decisions in the organization. जब एक्टिविटीज रूटीन नेचर की होती हैं, ठीक है, जब कोई भी ऐसा स्पेशल डिसीजंस हमें नहीं लेने पड़ते तो वो प्रोसेस क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें हम पावर या फिर अथॉरिटी किसको दे देते हैं, टॉप मैनेजमेंट को दे देते हैं। लेकिन अगर डेलीगेशन की बात की जाए, डेलीगेशंस में क्या होता है, आप अपने सुपीरियर के कंट्रोल में काम करते हैं। मींस उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुपीरियर की होती है लेकिन काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो डेलीगेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि जो काम मैनेजर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किससे करवा रहा है, अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से करवा रहा है। तो डेलीगेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके एम्प्लॉयज इतने कैपेबल हैं, वो डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो ही डिसेंट्रलाइज प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, now the next thing is directing. Directing means giving the instructions to the individual. मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके इंस्ट्रक्शंस पे, उनके कमांड पे जब हम लोग काम करते हैं, वही प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्टिंग। मीन्स वो लोग हमें बताते हैं कि काम किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो हमें डायरेक्शंस देते हैं और उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, जब 5 नीड्स के बारे में पढ़ा था, पहली चीज आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मींस बेसिक नीड्स विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू फुलफिल। मींस आवर नीड्स ऑफ क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर। ये एक ऐसी नीड्स है, चाहे वो कितना भी पुअर इंडिविजुअल हो या कितना भी रिचेस्ट पर्सन हो, उसको ये नीड्स तो फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी नीड्स है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते।
क्योंकि जो अगर हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं होगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास शेल्टर नहीं होगा, रहने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब बिलोंगिंगनेस नीड्स से पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी जॉब सिक्योरिटी नीड्स और सेफ्टी नीड्स। अगर सेफ्टी नीड्स के बारे में बात की जाए तो सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है कि भाई जब हमारे पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हैं, मींस हमारी इतनी अर्निंग है कि हम हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सिक्योरिटी नीड्स, मींस जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से इजीली नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी है हमारे पास कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालेंगे तो हम भी क्या करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं होगी कि आज तो हम जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, कल जाएंगे या नहीं जाएंगे उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ भी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स, वेयर वी गेट सोशलाइज, मीन्स वी मेक अवर कलीग्स, वी डिस्कस अवर थिंग्स विद दी अवर फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि कुछ लोग, हमारा एक सेट ऑफ ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिससे हम हमारी सारी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करते हैं। ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है ऐसी नीड्स जो हमारे लिए फुलफिल करना ज़रूरी है, मीन्स हमारी जो लेविश लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। मीन्स जो लग्जूरियस लाइफ है, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो इजीली अचीव कर सकते हैं, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है, हमारी इनकम कैपेसिटी इतनी अच्छी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी नीड्स किसने दी? अब्राहम मैस्लो ने दी कि हर इंडिविजुअल को। अब ऐसा नहीं बोला जा सकता कि पहले मैं अपनी एस्टीम नीड्स पूरी कर लूँ, क्योंकि सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये जो लेवल आपको दिया गया है यह आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। Now, the last topic of this chapter is leadership style. Leadership style is the process which depends on the process of the organization, कि organization किस टाइप की है। बेसिकली हमने यहाँ पे 3 टाइप्स की लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन इज फ्री रेन लीडरशिप। अब if we talk about the autocratic leadership, it is an restricted leadership where the instructions has to be followed very strictly, means जो टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया वो हमें हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। चाहे ऑर्गेनाइजेशन जब नई होती है, जहाँ पे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो लीडरशिप कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। Democratic leadership means where the decisions are taken by the lower level management, means जब डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज़ काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको काम करने का प्रोसेस अच्छे से पता है, तो वो चीज़ किस में आ जाती है? डेमोक्रेटिक में, जहाँ पे डिसीजंस कौन ले सकता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट ले सकते हैं, लेकिन उन पे भी कंट्रोल किसका रहता है? टॉप मैनेजमेंट का। Next thing is free rein leadership. Free rein leadership is that type of leadership in which all the decisions are taken by the lower level management. टॉप मैनेजमेंट तभी इंटरफेयर करते हैं जब उनको लगता है कोई चीज़ एडवर्स जा रही है, गलत जा रही है, लेकिन अगर सब कुछ चीज़ सही चलती है तो टॉप मैनेजमेंट का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहता है। सारे डिसीजंस कौन लेता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। अब डिसीजंस पावर अगर हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दी तो वो भी क्या करते हैं? अच्छे से परफॉर्म करते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ ना कुछ रोल है, हम भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो फ्री रेन ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा सही मानी जाती है। लेकिन जब आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे उन लोगों को कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, तो उसमें कौन सी बेस्ट रहती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेस्ट मानी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the concept of all the chapters, you have seen the previous videos of your chapter and you have recapitulated all the chapters very well. So thank you and have a nice day.